नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। भारत भूमि विद्वानों की भूमि है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं क्योंकि आप सब लोग विद्वान हैं। सभी लोग आयुर्वेद के बहुत अच्छे अच्छे वैद्य लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं। मैं आप लोगों को एकांगवीर रस के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ। एकांगवीर रस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। एकांगवीर रस आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, प्रयोग किया होगा। हम आज एकांगवीर रस के बारे में चर्चा करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। फिर हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। कुछ चीजें देखने के बाद ज्यादा अच्छे से समझ आती है। ये देखिए एकांगवीर रस, इसके कंटेंट्स इंग्लिश में है। मैं संस्कृत में पहले बोलता हूँ और उसके बाद में इसका उपयोग बताता हूँ। आप लोग भी अपना अपना जरूर अनुभव है एकांगवीर रस का, वो जरूर बताइए। एकांगवीर रस जो है वह पारा और गंधक से बनाया हुआ रसकल्प है। पहले पारा और गंधक से रस सिंदूर बनाते हैं। अगर हम लोग निघंटु रत्नाकर नाम का ग्रंथ देखेंगे तो इसमें पारा गंधक लिया, रस सिंदूर का प्रयोग नहीं किया गया। तो इसमें ऐसा बताया कि शुद्धम गंधम मृतम सूतम कांतम वंगम च नागकम ताम्रम चाभ्रम मृतम तीक्ष्णम नागरम मरीचम कणाम सर्वमेकत्र संचूर्ण्य भावेत्रि ही पृथक पृथक वराव्योषक निर्गुंडी वहनिका अद्रक जीरक ही सॉरी वराव्योषक निर्गुंडी वहनिकाद्रक कजई द्रवैहि शीघ्र कुष्ठ द्रवेणापि ततो धात्र्या द्रवेण च विषमुष्टार के हाटे आद्रकस्य रसेस्तथा रसेश्चांग वीरो असो सुसिद्धो रसांग भवेत। मतलब इसमें ऐसा बताया है, निघंटु रत्नाकर नाम का जो ग्रंथ है आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसमें हर मेडिसिन के बारे में बताया है। इसमें ऐसा बताया गया है कि गंधक, पारा, कांतलौ भस्म, वंग भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म, अब्रक भस्म, तीक्ष्ण लौ भस्म, इन सबको एकत्र करके कज्जली बनाना है। फिर से मैं बताता हूँ, गंधक और पारा,
कांतलो भस्म, बंग भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म, अब्रक भस्म, तीक्ष्ण लौ भस्म, इन सबको एकत्र करके कज्जली बनाना है। फिर शुंठ मरीच पिपली डालना है, त्रिकटु डालना है, सभी एक एक भाग की मात्रा में लेना है। और फिर उसको त्रिफला की काढ़ा, त्रिकटु के काढ़ा, निर्गुंडी का रस, चित्रक का रस, अदरक का रस, और जो शिग्रू होता है उसके छाल का रस, कुष्ठ वनस्पति, आंवला, कुचला का बीज, जो अर्क का मूल होता है वो, और उसका जो कांडवेल नाम की वनस्पति होती है उसका काढ़ा, अदरक का रस, प्रत्येक ये जितने द्रव्य बताए इन सबका 3-3 भावना देना है। जैसे जैसे हम भावना देते जाते हैं खरली यंत्र में, वैसे वैसे उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, और उसके बाद में एक एक गुंजा की गोलियां बना लेंगी। तो इसका निघंटु रत्नाकर में क्या बताया गया है कि पक्षाघातम अर्धितम च अनुर्वातम तथैव च अर्धांगम ग्रदसिम चापी वापी विश्वाचिम अवबाहुकम सर्वा मातामयम हंति सत्यम सत्यम न संशय। मतलब सच सच है, ये कोई संशय नहीं लेना चाहिए। यह पक्षाघात में, अर्धितवात में, अनुर्वात में, अर्धांगवात में, ग्रदसीवात में, अवबाहुक में बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। लेकिन अगर हम लोग आयुर्वेद सार संग्रह या दूसरे ग्रंथ अगर देखेंगे तो उसमें बताया है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है, वह कंपोजिशन बताया है कि रस सिंदूर, शुद्ध गंधक, कांत लौ भस्म, वंग भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म, अब्रक भस्म, तीक्ष्ण लौ भस्म, और त्रिकटु समान मात्रा में लेके कूट के फिर कपट छट चूर्ण करके उसमें खूब घोटना है, और उसको त्रिफला, त्रिकटु, निर्गुंडी, चित्रक, भृंगराज, इसमें भृंगराज अलग डाला है, उसमें भृंगराज नहीं था। भृंगराज, सहजन, कुष्ठ, आंवला, कुचला, धतूरा और अदरक के रस में 3-3 भावना देना है, क्रम से देते जाना है, और एक एक रत्ती की गोलियां बना लेना है और इसका प्रयोग करना है। तो ये एक 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 गोली या दो दो गोली हम लोग देते हैं, शहद के साथ देते हैं, या वातनाशक क्वाथ के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो जो एकांग वीर रस, एक अंग का जीतने वाला जो वीर होता है, ऐसा एकांग वीर रस जो है, इसका प्रयोग हम लोग पक्षाघात में करते हैं, अर्धितवात में करते हैं, ग्रदसीवात उसमें करते हैं, साइटिका जो रहते हैं, एकांगवात, अर्धांगवात आदि विकारों में करते हैं। पक्षाघात जब रहता है, पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, पेरिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, तो इन सब में इसका प्रयोग करते हैं। इस रस में कांत लौ भस्म है, अब्रक भस्म है, ये सब उत्तम उत्तम दवाइयां हैं, भस्म है, और जल्दी फायदा करने वाली ये सारी दवाइयां हैं। रस सिंदूर मिलाया तो वो खुद ही कैटलिस्ट का काम करता है, जल्दी काम करता है, और यह रसायन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और यह तीक्ष्ण है, बहुत जल्दी फास्ट एक्टिंग काम करता है। और वात प्रधान या वात कफ प्रधान विकारों में, पित्त में इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि चित्रक वगैरह डाला हुआ है, तो त्रिकटु डाला है, तो ये थोड़ा उष्ण है, धतूर का रस है, ये थोड़ा स्ट्रांग है, इसलिए पित्त वाले में नहीं देते। अगर देना है तो अनुपात बदल के देते हैं, पित्त शामक। और ये जो द्रव्य है, ये बृहण कार्य करता है, जीवनीय कार्य करता है, विषग्न काम करता है, कीटाणुनाशक काम। हमारे गुरुजी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि सर, सभी दवाइयां हम मिक्स कर देते हैं, तो किस दवाई का काम हो रहा है वहां पे शरीर में, इसको हम कैसे पता लगाएं? तो सर ने कहा ऐसा नहीं है। आप जब गुजराती थाली खाते हैं तो गुजराती थाली में जो भी खाना होता है उसको पचने के बाद एक अलग विपाक बनता है, और उससे शरीर का पोषण होता है। महाराष्ट्रियन थाली खाएंगे तो उसमें दाल चावल जो भी रहेगा, आमटी और पूरन पोड़ी वगैरह जो भी रहेगा, उसका मिश्रण बन के एक अलग विपाक बनता है। पंजाबी थाली खाएंगे, आप लोग जाते हैं ना होटल में, पंजाबी थाली खाएंगे तो अलग बनेगा, केरल की थाली खाएंगे तो अलग बनेगा। तो वो जो मिश्रण है उसका मिश्र कॉम्बिनेशन आता है। तो हमें एक ही चीज नहीं बोलना चाहिए कि केवल कांतलो भस्म ने काम किया, या हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इतने सारे द्रव्य हैं तो कौन सा काम कर रहा है, उसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या, ऐसा नहीं है। उसमें जब हम भावना देते हैं तो मेडिसिन इतनी पावरफुल बन जाती है कि ये सारे द्रव्य, ये सारे बीमारियों में काम करती है। शारीरिक अवयव में जहां पर हाथ पैर है, या फिर आंख कान नाक, जहां पे चेतना शक्ति बहुत ज्यादा विकृत हो गई है, मतलब ज्ञानेन्द्रिय या कर्मेंद्रिय इनका कार्य नहीं हो पा रहा है, और इनकी क्रिया जो है वो संचालन आदि क्रिया जो है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, अबडक्शन, अडक्शन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये नष्ट हो जाती है। इंसान चाहता है करना लेकिन कर नहीं सकते, तो उसको हम पक्षाघात बोलते हैं। पक्षाघात के भी बहुत सारे कारण होते हैं। ब्रेन में या तो हिमोरेजिक शॉक हो गया, मतलब खून की नली फट गई, या फिर इश्चेमिक चेंजेस हो गया, वहां पे
खून नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, इसके वजह से इन्फाक्ट हो गया, ब्रेन के कुछ भाग सूख गए और उसकी वजह से पक्षाघात हो गया, या फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया, या फिर जो लोअर मोटर न्यूरॉन है या अपर मोटर न्यूरॉन है वहां पे इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से, इंजरी की वजह से एकांगवात ऐसा भी हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, स्पाइनल इंजरी की वजह से। ऐसे सारे कंडीशन में जब एक चीज का ह्रास हो जाता है तो उसको अपूर्ण पक्षाघात या एकांगवात ऐसे बोलते हैं। जब दोनों का नाश हो जाता है तो उसको पक्षाघात बोलते हैं। कई कारणों से और भी भेद होते हैं कि दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं करते, या एक हाथ एक पैर नहीं काम कर रहे हैं। और मॉडर्न डॉक्टर्स ने रिसर्च किया कि लेफ्ट साइड के ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो राइट साइड में उसका इफेक्ट होगा, और राइट साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड में होगा। तो पक्षाघात में क्या होता है कि रक्त और वातवाहिनी नाड़ियां दूषित हो जाती हैं, और यह बहुत ज्यादा दिन तक कष्ट देने वाला व्याधि है। कभी कभी विष की उग्रता बढ़ जाती है। शीत वायु का शीत प्रदेश, शीत काल में ठंडी वस्तुओं का सेवन करने से भी पक्षाघात हो जाता है। कभी कभी हृदय की निर्बलता होती है, मानसिक दुख, वेदना सहन करने की शक्ति में वो असमर्थ होता है मनुष्य, इसके वजह से भी उसका हाई बीपी होता है, रक्तवाहिनी फूट जाती है। मन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, मन कमजोर है तो पक्षाघात होने का चांस रहता है। ऐसे मनुष्य का मानसिक क्षोभ हो जाता है, उसको इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है, बर्दाश्त नहीं होती कुछ बातें। उसी तरह से संपूर्ण शरीर की वातवाहिनी, रक्तवाहिनी नाड़ियां दूषित हो जाती हैं, और दूषित रक्त जो विष युक्त है वो संचित होने की वजह से और बहुत प्रेशर होता है, या रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति होती है कि रक्त और पित्त संसर्ग कर लिया एक दूसरे में, और बहुत ज्यादा क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली बढ़ गया, और ब्रेन में हिमरेजिक शॉक, ऐसे हिमरेज हो गया। तो उसकी वजह रक्त की अधिक संचय होता है, उसकी वजह से रक्तवाहिनी नाड़ियां जो है उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, और वो फ्रजाइल होके फट जाती हैं। उनकी ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, जो ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, ये जो है वॉल्स, वो फट जाते हैं, फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से रक्तस्राव होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, तो पक्षाघात उसका इफेक्ट मतलब पक्षाघात होता है। मतलब वहां पे स्नायु और कंडरा का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब ब्रेन में कोई भी पैथोलॉजी है तो उसका शरीर पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन ही हमारा सभी चीजों को कंट्रोल करने वाला एक प्रधान उस उत्तम अंग, ऐसा मस्तिष्क बताया। तो पक्षाघात की उत्पत्ति जब होती है तो उसके कारण ये होता है कि क्रिया का नाश होता है, या चेतना का नाश होता है, चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है। उसकी चिकित्सा के भी दो भेद हैं। एक तो विकृत रक्त को हमें सुधारना है, रक्त का प्रसादन करना है। दूसरा, हमें वहां पे दूषित रक्त वाहिनी है, उनका जो घाव है, जो ब्लीडिंग हो गया है, बस्ट हो गया, उसको भी ठीक करना है, जो क्लॉट फॉर्मेशन उसको भी निकालना है। मतलब रक्त को शुद्ध भी करना है, रक्त का प्रसादन भी करना है, अच्छा क्वालिटी का रक्त बनना है, और रक्त वाहिनियों पे भी काम करना है। फिर हमें स्नायु और कंडरा पे भी काम करना है। वहां पे प्राण वायु की विकृति है, उसको भी हमें प्राकृत अवस्था में लाना है। तो हम लोग उस तरह से चिकित्सा करते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद में रक्त का सुधार करने के लिए शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं, चंद्रकला रस का प्रयोग करते हैं, गुग्गुल कल्पों का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण माक्षिक भस्म, का प्रसादन करते हैं, अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाते हैं। प्रसादन मतलब अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाते हैं, वो जरूरी होता है। और जो क्षय हो गया है उसकी पूर्ति भी हो जाती है। तो इसी बीच में अगर किसी ने कुपथ्य कर लिया तो झटके फिर से आने लगते हैं, पैरालिटिक झटके फिर से आते हैं, और रक्तवाहिनी बार बार फूटती है, तो जिससे रोगी को पुनः पुनः कष्ट होता है। तो इसीलिए झटकों को दूर करने के लिए स्थायी रूप से रोग निवृत्ति के लिए इसका उपाय करना चाहिए। इसीलिए ये तभी हो सकता है कि दूषित वायु का जो सुधार, वायु का और रक्त का सुधार होगा तभी हो सकता है। नहीं तो हम थोड़ा सा इलाज किए और फिर छोड़ दिए तो ऐसा नहीं होता है। दूषित रक्त की भी शुद्धि होनी चाहिए, इसलिए रक्त का शोधन प्रसादन करना जरूरी है। रक्त की चिकित्सा पित्त की चिकित्सा है, मतलब इसमें विरेचन चिकित्सा है। तो पक्षाघात है तो सहस्त्र विरेचनम, वायु का बीमारी है, इसमें पित्त का भी दुष्टि है और रक्त का भी दुष्टि है, तो हमें वायु बढ़े नहीं, इसलिए सहस्त्र विरेचन देना है। विरेचन देने से क्या होता है, अपान वायु अनुलोमित हो जाता है, और उसके साथ में प्राण वायु अनुलोमित होता है, क्योंकि प्राण की गति नीचे है, अपान की भी गति नीचे है, तो वो प्राकृत होने लगता है। इसी तरह से प्राण वायु जो है अपने ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल करता है, मस्तिष्क में रहता है। जब हम प्राण की गति नॉर्मल कर रहे हैं विरेचन से, तो मस्तिष्क के कर्म ज्ञानेंद्रियों का भी कार्य अच्छे से होने लगता है, और फिर उसका इफेक्ट कर्मेंद्रियों पे, क्योंकि कर्मेंद्रियों का कंट्रोल ब्रेन में है, तो सारे सेंटर्स ब्रेन में। तो वायु की गति अगर बढ़ी हुई है और उसमें हमने, अगर हमने मतलब विरेचन चिकित्सा नहीं दिया सहस्त्र युक्त और रुक्ष विरेचन दिया, तो और ज्यादा वायु बढ़ के और तकलीफ बढ़ सकता है।
इसलिए वहां पे सांस नहीं लेनी, वायु का भी शमन करना है। और वायु का शमन करने के लिए एकांग वीर रस का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम होता है। ये क्या करता है कि बात वही नाड़ियों को भी ठीक कर देता है। वायु को उत्तेजित वायु जो है, एक्साइटेड वायु जो है, वायु अगर बहुत ज्यादा शैतान बच्चा है, वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया तो और धूम धाम ऐसे करेगा, तोड़ फोड़ करेगा। उसको हमें शांत करना है वायु को। वायु अच्छा बच्चा भी है अगर हमने उसको अच्छे से मेंटेन किया तो, और वो शैतान बच्चा भी है क्योंकि तत्रुक्षा लघु शीता खरा सूक्ष्म चलो नीला, चल गुण उसमें है। वायु शैतान बच्चा है, तो हमें उसको शांत करना है और दूषित रक्त को भी सुधारना है। इसीलिए, और उसको बलवान भी बनाना है, रक्त को, रक्त वाहिनियों को भी बलवान बनाना है कि वो फिर से ना हो बार बार। इसीलिए एकांग वीर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से धनुर्वात जो होता है, टिटेनस, उसमें शरीर में किसी भी भाग में घाव हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, वो बहुत दिनों तक रहता है, चिकित्सा नहीं किया जाए तो धनुर्वात के जो कीटाणु है, बैसिलस है, बैक्टीरिया है, वह प्रवेशित हो जाता है रक्त वाहिनियों स्नायु से, तो वायु को भी दूषित कर देता है। तो धनुर्वात कहते हैं, टिटेनस कहते हैं। इसमें प्रारंभिक अवस्था में बार बार झटके आते रहते हैं। झटके इतने जोर जोर से आते हैं, आक्षेपक जैसे होता है, आक्षेपक, अपतंत्रक, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आंखें मिच जाती है, दर्द के मारे बेहोश भी हो जाता है पेशेंट, दांतें बिंद जाती है। लेकिन आक्षेपक और धनुर्वात ये दोनों अलग है। धनुर्वात में धनुष की तरह इंसान आगे की तरह हो जाएगा या पीछे की तरह हो जाएगा, तो इस तरह से होता है। उसी तरह से दांत बंध जाती है, दांत ऐसे चिपक जाते हैं। इसी तरह से उष्ण बहुत ज्यादा उग्रावस्था है धनुर्वात, तो एक कालकूट रस जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन उग्रावस्था जब शांत हो जाए तब हमें एकांगी रस, जब एक्यूट स्टेज शांत हो जाए, झटके आने बंद हो जाए, तब कालकूट रस के बाद एकांगी रस देने से बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। मैं और भी बहुत चीजें बताने वाला हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि आप वैद्य लोग जो श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, आप सभी लोगों ने एकांगी रस का प्रयोग किया है, कुछ आप लोगों का अनुभव है तो कृपया बताने की कृपा करें। डॉक्टर महेंद्र सर हैं? महेंद्र सर का नेटवर्क चला गया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे एकांगवीर रस के बारे में? तो मैं भी बताऊंगा। डॉक्टर जितेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद अनम्यूट। सर प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए प्लीज। प्रणाम सर। सर आपने तो बहुत अच्छा बताया सर। एकांग बीरी रस का प्रयोग हमेशा तो जनरल प्रैक्टिस में हम करते हैं। जो आपने बताया कि जब भी कोई पक्षाघात का पेशेंट आता है, जैसे कि वो शायद जो हेमीप्लेजिया का पेशेंट आता है, उसमें वो बहुत सारे अच्छा काम करता है। हमने इसको दे के दिखाए। और वो किसको भी जो आपने बताया, किसका जो चलने फिरने का जो गेट चेंज हो जाता है, जो उनका मसल में ज्यादा भी पेन आता है, जैसे क्रैम्पिंग पेन होता है, इसमें भी दे के दिखा है कि एकांगबीर रस बहुत भी अच्छा काम करता है। और जो जो कि सर आपने बताया, वो उसका प्रयोग हम हमेशा तो इसी तरह ही सर करते हैं। और जो आगे आप भी बोलेंगे तो इस तरह भी उनका प्रयोग करेंगे। सर इतना ही मेरा है कि सर इसका प्रयोग ज्यादा हम जो आक्षेपक का जो रोग है आपने बताया, और विशेषकर हेमिप्लाजिया और अर्दिता में भी उनका प्रयोग करके हमने देखा है, जो उसको फेशियल पैरालिसिस में भी ये भी बहुत अच्छा सर काम करता है। सर इतना ही सर बताऊंगा सर। जी बहुत अच्छा बताया। आदरणीय शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? आपने कभी यूज किया है शशि मैडम? शशि मैडम, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैंने सर अभी एकांग भी रस यूज नहीं किया है। मैं आगे यूज करूंगी तब इसका एक्सपीरियंस बताऊंगी। जी सर, थैंक ठीक यू है। सर। तो एकांगी रस जो है ना, जैसे पक्षाघात हो गया, अर्धांग वायु हो गया, वह सबको नहीं होता है। किसको होता है? जो लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, हर छोटी बात में चिढ़ जाते हैं, जो संतापी लोग रहते हैं, मतलब क्रोध आता है उनको छोटी छोटी बात पे, या जो मानसिक रूप से बहुत त्रस्त हैं, उन लोगों को होता है। या रक्त वाहिनियों में सिफिलिस का इन्फेक्शन हो गया, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा, उन लोगों को ही होता है। मन के विरुद्ध कोई भी बात हुआ, मतलब लाइफ में सबके मन के विरुद्ध होता है। कभी ट्रेन लेट हो जा रही है, कभी प्लेन लेट हो जा रही है, कभी सब्जी का भाव बढ़ रहा है। आप लोग देखेंगे, टीवी खोल के देखेंगे, इतना सारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कभी कोई केजरीवाल जी हैं, वो हार गए तो उनकी पार्टी बहुत दुखी है। अगर बीजेपी हारती तो बीजेपी के लिए दुख होता। मतलब कोई इस दुनिया में सुखी नहीं है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
लेकिन जिनका मन के विरुद्ध ऐसी बातें हो रही हैं, तो उन वो लोग, जो लोग सह लेते हैं वो दुख को और आगे बढ़ जाते हैं, उनको कोई नहीं है। लेकिन जो मन में रखते हैं, तो वो लोग का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, और उसके वजह से रक्त वाहिनियां विकृत हो जाती है। इतना ज्यादा क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त बढ़ता है, पित्त का प्रकोप होता है। मेरे एक पेशेंट थे, उनको उन्होंने 2 घंटा दिल्ली में अपनी माँ के सामने चिल्ला चिल्ला के लड़ाई किया, अपनी माँ से और अपनी वाइफ से। इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया कि उनको पाइल्स हो गया, और वो भी 4th स्टेज का। एक दिन में वो तुरंत मेरे पास आए दिल्ली से और बोले कि देखिए मेरे को इतना ज्यादा सूझ गया। तो मैंने पूछा क्या आपने किया, तो बोले मैंने अपनी मम्मी पे, अपनी वाइफ पे 2 घंटा कंटिन्यू गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया कि मुझे पाइल्स हो गया। तो फिर मैंने अपने सर से ऐसे डिस्कस किया कि सर ऐसा कंडीशन हो गया। तो मेरे सर ने कहा कि अच्छा हुआ कि उसको पाइल्स हो गया, नहीं तो रक्त वाहिनी, इतना प्रेशर बढ़ गया था, नीचे हो गया तो ठीक है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स भी होता है, तो वो ठीक है, एक तरह से रक्त बह जाए, इतना प्रेशर। अगर वो ब्रेन में फट जाता प्रेशर से, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है ना, ज्यादा कोई गुस्सा करता है तो वहां पे पैरालिटिक अटैक आता है। तो ये जो संतापी लोग रहते हैं, जिनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, और क्रोध का इफेक्ट बॉडी पे बहुत हो रहा है। अभी दुर्वासा ऋषि भी थे, वो क्रोधी थे, लेकिन वो कैसे थे कि नाक पे गुस्सा होता था, नाक पे गुस्सा होता था, श्राप दिया, भूल गए, फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर किसी ने उनको क्या गुस्सा है, श्राप दिया, आगे बढ़े। ऐसे वो ऋषि थे, लेकिन वो सात्विक ऋषि थे, उनको गुस्सा जो था वो जायज कारणों से आता था। लेकिन जो लोगों को गुस्सा आया और वो भूलते नहीं है, और वही माइंड में होता है कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, या फिर गुस्सा कब आता है, जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं और वो अपेक्षा पूरा नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहां पे अटैचमेंट रहता है वो चीज से, या तो हेट्रेड रहेगा या अटैचमेंट रहेगा। हेट्रेड क्यों रहेगा, कि अपेक्षा रहती है कि इसने मेरे हिसाब से करना चाहिए, वो पूरा नहीं होता है तो बहुत ज्यादा द्वेष पैदा होता है कि उसने ऐसा नहीं किया, अब तो मैं उसको बताऊंगा। तो इंसान वॉयलेंटली, मन से, शरीर से, बोलने से वॉयलेंटली बिहेव करता है, एग्रेसिव हो जाता है। और अगर किसी से प्यार है और उससे कुछ अपेक्षा रखा और वो पूरा नहीं हुआ, तो गुस्सा आता है। ऐसे गुस्सा आने के बहुत सारे कारण होते हैं। हमारे लाइफ में ऐसा ही क्यों हो रहा है, लोग निगेटिव ज्यादा सोचते हैं और इसलिए गुस्सा आता है। कभी पेरेंट्स पे गुस्सा आता है, कभी अपनी वाइफ पे आता है, कभी दोस्तों पे आता है। कुछ ऐसी बातें, कोई किसी ने भद्दा मजाक कर दिया फ्रेंड्स ने, तो गुस्सा आता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मन को बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। या कुछ ऐसी बातें होती हैं, किसी ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिया, शब्दों का प्रहार इतना कठोर होता है कि वो कठोरता से बहुत ज्यादा दिल में दुखने लगता है और इंसान बेचैन हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं। तो मन के विरुद्ध जो भी चीजें है, वो इंसान पे है कि वो कितना उसको अंदर तक लेता है, कितना सोचता है। और ऐसे बोलते हैं ना, निर्लज्जम सदा सुखी, जो निर्लज है वो सदा सुखी है। लेकिन निर्लज का मतलब ये नहीं है कि मम्मी पापा डांट रहे हैं और आप निर्लज बने हैं, ऐसा नहीं है। बिगड़ने वाला निर्लजता नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मन पे नहीं लेना है कुछ भी। तो इसके वजह से विकृत हुई रक्त वाहिनी, जहां पे प्रेशर पड़ रहा है, रक्त वाहिनी बहुत ज्यादा रक्त संचय होने की वजह से उसका प्रेशर पड़ता है, और मस्तिष्क पे, और वातवाही जो केंद्र है मस्तिष्क में, अलग अलग सेंटर्स हैं, वहां पे रक्त वाहिनी पे फट जाती है और पक्षाघात होता है। रक्त वाहिनी फूटने के बाद रक्त स्राव होने लगता है, रुधिर इतना ज्यादा जमा हो जाता है, उसका इफेक्ट वहां के जो ऑप्टिक सेंटर है, मतलब आंखों का जो देखने का ऑप्टिक सेंटर है, फिर ऑडिटरी सेंटर है, टेक्टाइल सेंटर है, ब्रेन में अलग अलग सेंटर होते हैं, तो वो कंट्रोल करते हैं हमारे पूरे बॉडी को। तो वो सेंटर्स पे इफेक्ट होता है, और जो ब्रोकाज एरिया है ब्रेन में, वहां पे, क्योंकि वो मन को पूरा कंट्रोल करता है, तो वहां पे इफेक्ट होता है। और उसके वजह से क्या होता है कि जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, उनका कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से शरीर में संचालन क्रिया बिगड़ जाती है। स्नायु के वजह से चलन और वलन जो क्रिया है वो नहीं हो पाता है, स्नायु पे जो कंट्रोल होना चाहिए वो नष्ट हो जाता है। तो वो जब नष्ट हो जाएगा तो इंसान को पैरालिसिस हो जाएगा। एक्यूट स्टेज में रक्तवाहिनी फूट जाती है तो रक्तस्राव होने लगता है, उसका प्रसादन करना जरूरी होता है, ठीक करना है तो। और फूटे हुए रक्तवाहिनियों को नया तैयार करना बहुत जरूरी होता है। और पुराना अवस्था अगर चला गया, क्रॉनिक अवस्था हो गया, तो शरीर को तो आदत पड़ जाती है वैसे ही जीने की। यहाँ पर रक्त प्रसादन करने वाली औषधियां देना है तो ताप्यादी लौ, माक्षिक, शिलाजतु, गुगुल जैसे प्रयोग करते हैं, तो उससे रक्त का प्रसादन होता है और रक्त वाहिनी जो फूट गई उसका हीलिंग होने लगता है।
अगर नहीं किया तो पक्षाघात का बार बार झटका आएगा, और फिर रोगी क्रॉनिक स्टेज में चला जाएगा और उसको ठीक करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहां पे वो सारे नसें भी सूखने लगेंगी। तो इसीलिए और दूसरा क्या है, रक्त वाहिनी को फूटने की क्रिया जो है वो बंद करना है, तो हमें विरेचन वगैरह देना पड़ता है। और वो रक्त वाहिनी को मजबूत करना है। फूटने वाला जो प्रक्रिया है वो बार बार नहीं उठना चाहिए। एक बार पैरालिटिक अटैक है, 2 बार है, 3 बार है, चौथे बार तो इंसान मर जाता है। ऐसे में एकांग वीर रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पक्षाघात ये शरीर के आधा भाग को ही होता है ऐसा नहीं है। कभी कभी एक हाथ को, एक पैर को, कमर के नीचे, या मुंह के एक साइड में हो जाता है। मुंह के एक साइड में होता है तो उसको अर्दित बोलते हैं। चरकाचार्य जी इसको एक ही बोलते हैं कि अर्दित और पक्षाघात एक है। माधव निदान में अलग अलग बोला है कि अर्दित अलग है, पक्षाघात अलग है। तो इन सब में वो क्रियाएं नहीं हो पाती है। इंसान में सेंसेशन है, लेकिन वो हाथ उठाना चाहे उठा नहीं पाएगा, वो नहीं कर पाता। और अगर स्पाइनल इंजरी है तो उसको सेंसेशन लॉस भी हो जाता है। और तो फिर ऐसे में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी किसी को ग्रदसी वादा होता है तो कमर से नीचे जो घुटने हैं, थाई रीजन है, पैर है, वहां पे चमक मारते हैं, मतलब स्पाजम होता है, क्रैम्प्स आते हैं, शरीर बहुत ज्यादा जकड़ गया है, स्टिफनेस आता है, सुई चुभोने जैसा वेदना होता है, और पैरों में झंझनाहट होती है जिसको हम टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं। चींटियां काट रही है या बाधिरता, मतलब नमनेस, कोई सेंसेशन नहीं होता है। ऐसे जब होता है, या एक साइटिक नर्व कॉम्प्रेस होती है लंबर रीजन से, वो पूरा साइटिक रीजन तक नीचे आती है, साइटिक नर्व का जहां जहां सप्लाई, सब जगह पेन होता है। ऐसे में एकांग रस जो है वो देने से वहां जो नर्व में इंफ्लेमेशन है, शोथ है, सूजन है, वो सब ठीक होता है, पेन कम होता है। इसी तरह से हाथ के उंगली तक भी कभी कभी सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल वर्टिब्रा में कॉम्प्रेशन हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, या स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो उंगलियों तक झंझनाहट होती है, दर्द होता है। या फिर कंधों के पीछे एक साइड बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसको अंतशूल बोलते हैं। स्कैपुला के नीचे जहां पे एंड होता है पीछे, वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ऐसे में अगर हम लोग इसका प्रयोग करें एकांगी रस का, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। एकांगी रस में कांत भस्म, वंग भस्म, कांतलो भस्म, वंग भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म, अब्रक भस्म, तीक्ष्णलो भस्म, ये जो भस्म है, मतलब धातुओं के भस्म है, ये बृहण कार्य करते हैं, नर्व्स को हीलिंग करते हैं। जो माइलिन शीथ का डैमेज हुआ है या इन्फ्लेमेशन है, क्षय हो गया है, उसको ये भरने का कार्य करते हैं, बलवान बनाते हैं। जितना नर्व मजबूत होगा उतना जल्दी ठीक होगा। स्नायुओं को ताकत देते हैं, कंडरा को ताकत देते हैं, जीवन कार्य करते हैं, और रसायन कार्य करते हैं। वात रोगों में बृहण कार्य ही सबसे अच्छा शमन चिकित्सा में माना जाता है। बृहण मतलब नरिशमेंट करना। इस तरह से वात शमन करने वाले द्रव्य इसमें डाले हैं तो वो अच्छा काम करते हैं। पारा और गंधक की कजली या रस सिंदूर है, वो रसायन है, योगवाही है, जंतुग्न है, वहां पे जो इन्फेक्शन हुआ है उसको जो ठीक है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं। तो यह बहुत तीक्ष्ण औषधियां हैं। वात प्रधान या कफ प्रधान विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। पित्तानुबंध में इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन अनुपान बदल के, जैसे गुलकंद के साथ, आंवला के मुरब्बा के साथ, अनार के रस के साथ प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं और भी कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग का भी सुनना चाहता हूँ। आप लोग कुछ बोलना चाहिए। डॉक्टर भोसले सर, आपने एकांगी रस यूज किया है? डॉक्टर गंगवार सर, महाजन सर, डॉक्टर राम कुमार प्रजापति जी, प्रदीप सर, मंजुनाथ जी, हिमांशु माथुर जी, अंजलि मैडम, मैम, बोलिए। गंगवार सर, आपने यूज किया है एकांगी रस? हाँ, प्रणाम सर, सभी वैद्यों को प्रणाम सर। मैंने बहुत काफ़ी मतलब क्वांटिटी में यूज करते हैं हम तो काफ़ी लंबे समय से यूज करते चला आया हूँ। जैसे आपने बताया कि सर अर्धांगबात में या फेशियल पैरालिसिस में या सियाटिका का पेन हो रहा है, जो गिरदंशी हो रही है, या जो बिस्वाची हो रहा है, हम सर इसमें भी देते हैं और पेशेंट को फ़ायदा होता है। क्या सर इसके अंदर कुचला होता है? क्या किसी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या पैरालिसिस जो है ब्लीड करने के कारण हुआ है, तो सर इसे दे सकते हैं क्या हाई बीपी में? हाई बीपी में तो हमें बीपी को कम करना पड़ेगा। इसको दे सकते हैं, लेकिन ये तीक्ष्ण औषधि है, इसको ध्यान में रखें। हाँ, तो और ये कुचला मिला होता है सर इसमें ना? मिला होता है ठीक है, लेकिन हम केवल कुचला ही नहीं है ना, इसमें और भी द्रव्यों की भावना दी है ना, इससे थोड़ा ना नहीं, होता है। ठीक है सर, तो मैंने इसलिए एक जानकारी रत्ती दे चाहिए दें सर। तो एक रत्ती से थोड़ी ना तकलीफ होगा। जी सर। और बीपी को ठीक करने के बाद सहस्त्र विरेचन तो देते ही है ना। और उसमें हम केवल ऐसी तीक्ष्ण दवाई ऐसे ही नहीं देते हैं, हम उसमें महाकल्याण घृत देते हैं, जीवनीय गण का घृत, या फिर ये ब्राह्मी घृत। घृत देना बहुत जरूरी होता है जहाँ पे इस्केमिक चेंजेस है या रक्त वाहिनी फूट गई है, दीपन पाचन करके वहां पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है, इसको हमेशा याद रखें।
वात की चिकित्सा करना है क्योंकि वात की बीमारी है, तो हमें यहाँ पे स्नेहन करना है। नस्य देते हैं हम लोग घी खिलाते हैं, बस्ती देते हैं, तो वो ठीक होता है। जी सर। हाँ, जी। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। कोई और बोलना चाहते हैं प्लीज बोलिए। वर्षा कौशिक मैडम आपने यूज किया है? महाजन सर, प्रीति मैडम, गंगवार सर, आप कितना मात्रा में यूज करते हैं? सर जनरली 250 mg 2 रत्ती सुबह शाम। तो कैसा, मतलब कितने दिन में फायदा होता है आपके पैरालिसिस के पेशेंट तो को? सर जैसे गिरधंसी है, अगर तो एक्यूट केस है सर, तो उससे मैं समझता हूँ 4-5 दिन में ही फायदा दिखाई पड़ने लगता है पेशेंट को सर। और पैरालिसिस के पेशेंट आए हैं तो उसमें भी दिया है, तो 1-आध महीने में पेशेंट इंप्रूवमेंट हुआ है सर। 15 दिन बाद, किसी को 20 दिन बाद, किसी को 1 महीने के बाद, इस तरह से पेशेंट जो है इम्प्रूवमेंट हुआ करता है सर। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। और अगर पावर कम हो गई है तो वो स्ट्रेंथ भी, पावर भी आ जाती है पेशेंट के हाथ में या पैर में, जो भी पैरालाइज होती है। तो सर अब ये तो पर्टिकुलर पता नहीं पड़ता, लेकिन कम्बिनेशन बना के देते हैं। कोई सिंगल दवा तो यूज की नहीं है मैंने एकांक रस और चीज़ों के साथ। तो जो है पेशेंट रिकवर करते हैं, इतना जानते हैं सर। तो यहाँ तो मैंने देखा है सर, बरेली में एक दिल्ली से आते थे डीएम न्यूरो, तो जिन्हें एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते थे, या फिर क्या कहते हैं ये आपका मन्यासूल हो गया है, तो इसमें भी वो देते थे वो यानी एमडी डीएम न्यूरो से सर। एक पेशेंट मेरा पर्चा लाया था, तो मैंने देखा था कि एकांक वीर रस खाओ, साथ में एलोपैथिक मेडिसिन खाओ। जी। जी और न क्या होता है कि अगर हम देखेंगे महाबाध विध्वंसक रस, एकांग वीरस, स्मृति सागर रस, ये सब वात शमन करने वाले द्रव्य हैं। सभी ब्रेन पे भी काम करते हैं, एकांग वीरस और स्मृति सागर रस। लेकिन इनका प्रयोग जो है अलग अलग अवस्थाओं में हम लोग करते हैं। मैं आप लोगों को एक लेक्चर इस पे लूंगा कि हमें एकांग वीर रस कब यूज करना चाहिए, स्मृति सागर रस कब यूज करना चाहिए, महाबाध विध्वंसक कब करना चाहिए, वात वेजांकुश कब करना चाहिए, महायोगराज गुगुल कब करना चाहिए, त्रयोदशांग कब करना चाहिए। बात की सारी बीमारियों पे काम करने वाली दवाइयां हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बताया जाता है कि कौन सी अवस्था में कौन सा मेडिसिन देने से क्या फायदा होता है। इस पर मैं एक लेक्चर लूंगा, स्पेशल लेक्चर, तो मैं बताऊंगा। बाकी अंजलि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? भोसले सर, हिमांशु जी, मंजुनाथ सर, प्रदीप सर, राम जी, डॉक्टर वर्षा मैडम, डॉक्टर महाजन सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी, प्रीति मैडम, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैंने मतलब अर्धांगवात और एकांगवात और अर्दित में तो यूज किया ही है, उसमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, सभी लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जो लोग वैद्य मतलब ऐसे ही वैद्य हैं पारंपरिक, वो लोग भी बहुत अच्छा यूज करते हैं। लेकिन सियाटिका में मैंने अकेले एकांगवीर रस को यूज करके अपने ऊपर मतलब खुद का प्रयोग किया था, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर। मतलब 10 दिन में ही पूरा पेन वेन सब कुछ खत्म हो गया। बहुत ज्यादा हो रहा था और स्टिफनेस भी थी, पर महायोगराज गुगुलू भी साथ में लिया था। बस इतना ही लिया था, इन दोनों चीजों से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आपको साइटिका का पेन क्यों हो रहा था? आप तो इतनी यंग हैं। मतलब वो सियाटिका ही कहना चाहिए सर, पता नहीं क्यों हो गया, पर क्या हुआ है मतलब था अभी चमक आ गया था, 2 महीने चोट लग पहले गया था, क्या हो तक। गया था? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, वो अचानक से खुद मतलब रात भर के बाद अचानक सुबह से बहुत ज्यादा स्टिफनेस हुई और उसके बाद से ये पेन बढ़ गया। उस टाइम आपने एक लेक्चर भी लिया था, उस टाइम पूरा उसकी पोजीशन भी समझाई थी, वो मैंने उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी मेडिसिन चेंज करी। वो ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं। आपको बस्ती लेना चाहिए कभी कभी, आपको नस से लेना चाहिए। जी। आपने स्ट्रेस बहुत लिया होगा कोई बात का। जी सर। हाँ, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई भी वैद्य लोग बीमार पड़े, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप हैं तो हम हैं। आप हैं तो इतना अच्छा आयुर्वेद का चिकित्सा करते हैं, हमारे कोई वैद्य को कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी जितेंद्र कुमार जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ये जो मैडम ने बताया ना, वही मेरा याद आया। मैडम जो सियाटिका में ये बहुत अच्छा काम करता है सर। मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक श्रमिक लोग मेरे पास आया था जो कि वो जो बड़ा बड़ा पत्थर को उठा रहा था, उनको अचानक जो राइट लेग, उनका जो एसएलआर टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। उन्होंने बहुत दवाई खाया और इंजेक्शन भी लिया, ठीक नहीं हुआ। तो इनको मैं एकांग बीर रस देकर देखा, जो 8-10 दिन में सर बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गया सर।
एकांग रस बहुत अच्छा काम करता है सर सियाटिका में। बहुत अच्छा। आप जो बताते हैं सबको अच्छा फायदा होता है। सर सर और किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। प्रीति मैडम जी, प्रीति जुकारिया मैडम, शशि मैडम। चलिए, हरिहर सर, आपने एकांगवीर रस का प्रयोग किया है? डॉक्टर हरिहर सर, सोमनाथ गुजरात के डॉक्टर हरिहर सर। सर पेशेंट देख रहे हैं। चलिए, तो मैं, हाँ जी सर, हरिहर, मैं करता हाँ ही हूँ। एकांग वीरस तो पेन वाले सब में देता हूँ, आयुर्वेदिक जैसे साइटिका हो, जॉइंट पेन हो, स्पॉन्डिलाइसिस हो, सभी में दिया है और सर अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, ठीक है। तो अब हम सेशन बंद करते हैं। महेंद्र सर और कंचन मैडम की याद आ रही है, वो लोग बोल, ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। रात को 9 बजे हम लोग मिलेंगे केस टेकिंग के लिए। आप लोग जी अपने सर। अपने क्वेश्चन लेके सर आइए। एक सर एक बात पूछना था। एक 4 साल का लड़का है हाँ और जन्म से उनको कर्णभंजन आता है, हाँ और उसके सब जो रिपोर्ट है मैं आपको भेज दूंगा, और हाँ, अगर हो सके तो उनको वीडियो भी भेजूंगा सर। ठीक है, सही वैद्यगण सब देखते हैं, उसके कुछ बताइए क्या करना है वो। जरूर जी सर, फिर करेंगे, ठीक। जी जी सर। ठीक है सर, थैंक यू आपका, प्रणाम सर। अब हम प्रणाम रात को 9 बजे मिलेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सर, सभी को थैंक यू।